हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हम लोग तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। तीसरा पाठ है बल तथा दाब। बल तथा दाब पाठ के बारे में हमने पढ़ा। इस पाठ का स्वाध्याय हम कैसे लिखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी मदद से आप अपना स्वाध्याय लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं जो है स्वाध्याय। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न के उत्तर लिखा हुआ है। अब आपकी पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप कैसे लिखेंगे। आपकी पुस्तक में पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। रिक्त स्थानों में जो है उचित शब्द यानी उचित विकल्प चुन करके कथनों को पुनः लिखो। यहाँ पर वही चीज है पुस्तक में लिखा गया है। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। पहला अ है, इसको अ नाम दिया गया है, यानी ये जो है आपका किताब में अ नाम दिया है। ये SI प्रणाली में बल की इकाई है। तो डाइन, न्यूटन, जूल में से क्या है, तो इसका उत्तर है न्यूटन। न्यूटन आप इसको लिख सकते हैं SI प्रणाली में। यहाँ भी अलग से उत्तर लिखा गया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। इस तरह से आप दो बार, एक बार प्रश्न और नीचे उत्तर ऐसा लिख सकते हैं, या लिख करके उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह में न्यूटन लिखना है। इस तरह से अ यानी पहला शुरू पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आ, इसका नाम दिया गया है आ किताब में। तो आ जो है हमारे शरीर पर हवा का दाब खाली जगह दाब के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, यहाँ पे शब्द दिए हैं वायुमंडली, समुद्र सतह से ऊपर, अंतरिक्ष के तीनों में से कौन सा उत्तर सही है। इसमें से उत्तर है वायुमंडली। वायुमंडली जो है शब्द यहाँ पे लिखा जाएगा। वायुमंडली दाब के बराबर होता है। इसका उत्तर यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। हमारे शरीर पर हवा का दाब वायुमंडली दाब के बराबर होता है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न यानी ई दिया है, किसी एक वस्तु के भिन्न भिन्न, किसी एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न खाली जगह द्रव में उत्प्लावक बल होता है। तो ये जो है आपका ही आपको यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ना है। ये आपका ई लिखा हुआ है पुस्तक में। यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है। आपकी पुस्तक में ई लिखा हुआ है, किसी एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न डैश जो है द्रव में उत्प्लावक बल डैश होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो है यहाँ पे दो जगह पे आपको भरना है। किसी एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न डैश में उत्प्लावक बल भिन्न होता है। तो यहाँ पे आप दो शब्दों को भरना है। यहाँ पे पहले घनत्व के और भिन्न दो शब्द यहाँ पे भरे जाएंगे। ये घनत्व के और भिन्न। तो किसी एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न घनत्व के द्रव में उत्प्लावक बल भिन्न होता है। यहाँ पे भिन्न शब्द आएगा, यहाँ पे घनत्व के आएगा। इस तरह से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, किसी एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न घनत्व के द्रव में उत्प्लावक बल जो है एक जैसा होता है। यहाँ पे आप इस शब्द को भरेंगे। ये यहाँ पर ये शब्द भरा जाएगा, घनत्व नहीं भरा जाएगा। एक जैसा होता है, इस तरह से आप भर सकते हैं। एक जैसा शब्द भरना है। अगला जो इसमें दिया गया है, दाब की SI प्रणाली में इकाई है। ये प्रश्न यहाँ पे बड़ी ई करके दिया गया है किताब में, इसको बड़ी ई दिया है। दाब की SI प्रणाली में इकाई खाली जगह है, कौन सी इकाई इसमें से है, तो इसमें से N/m², ये वाला जो है आपको भरना है। इसका उत्तर भी नीचे दिया गया है। इस तरह ये है, दाब की SI प्रणाली में इकाई N/m² है। इस तरह से आपकी पुस्तक में अ आ ई करके 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये पहले 4 प्रश्न आपकी पुस्तक के हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आप जो है उत्तर के लिए
चुन सकते हैं, अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये जो है आगे और भी दिया गया है, आपकी किताब में 4 ही प्रश्न हैं तो 4 ही लिखिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बताओ मेरी जोड़ी किसके साथ। बताओ मेरी जोड़ी किसके साथ। यहाँ पे अ समूह और ब समूह 2 दिया गया है आपकी पुस्तक में, यानी अ गट और ब गट लिखा हुआ है। अ समूह और ब समूह की जगह आप यहाँ पे गट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप गट भी लिख सकते हैं, ऐसा गट लिख दीजिए जो पुस्तक में, उस तरह से प्रश्न बना दीजिए। यहाँ पे प्रवाही यानी तरल पदार्थ है पहला है, दूसरा है बिना धार वाली सुई, तीसरा है नुकीली सुई, चौथा है सापेक्ष घनत्व, पांचवा है हेक्टोपास्कल। ये आपके शब्द दिए गए हैं पुस्तक में। दूसरे घटक में यानी ब घटक में अधिक दाब, वायुमंडलीय दाब, विशिष्ट गुरुत्व, कम दाब, सभी दिशाओं में एक जैसा समान दाब। ये जो है उत्तर दिया है BCDE करके, यहाँ पे आपकी किताब में अ आ ई करके दिया गया है, तो इसको अ आ ई ऐसा भी आप समझ सकते हैं। इसका उत्तर कैसे होगा, यानी पहला उत्तर प्रवाही तरल पदार्थ की जोड़ी जो है किससे लगाना है, सभी दिशाओं में एक जैसा समान दाब, यानी ये लास्ट का जो आपका ई लिखा है, यानी आप अगर अ आ ई करेंगे तो ये बड़ी ई हो जाएगा। इस तरह से आपका ये उत्तर पहला हो जाएगा, प्रवाही तरल पदार्थ के साथ सभी दिशाओं में एक जैसा समान दाब। जो है आप नीचे उत्तर करके फिर से इसको लिख सकते हैं सही उत्तर करके, जो है तो अच्छा रहेगा। एक एक करके, एक के नीचे एक जो है सही उत्तर करके आप लिखें तो ज़्यादा आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। दूसरा है बिना धार वाली सुई, इसके साथ जो है आएगा कम दाब। बिना धार वाली सुई का जो है जोड़ी, यानी दूसरे नंबर का जो है कम दाब जो है, ये वाला उत्तर यहाँ पे इसके साथ आएगा, कम दाब। तीसरा जो है नुकीली सुई अधिक दाब, ये जो है अधिक दाब आपको ऊपर लिखा हुआ है, यह वाला उत्तर आएगा इसके साथ। सापेक्ष घनत्व के साथ जो है विशिष्ट गुरुत्व आएगा, विशिष्ट गुरुत्व यहाँ पे सी में लिखा है, यानी जो है इसको आप जिसके साथ पे जोड़ी में लगा के लिख देंगे। ये सारे उत्तर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला जो है सभी दिशाओं में हेक्टोपास्कल जो है इसकी जोड़ी आएगा वायुमंडलीय दाब, जो है हेक्टोपास्कल जो 5वां नंबर दिया है, इसकी जोड़ी वायुमंडलीय दाब यहाँ पे बी में लिखा हुआ है, तो ये इसके साथ में आ जाएगा। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। संक्षिप्त में उत्तर लिखना है तीसरा प्रश्न है, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखने के लिए भी आपको थोड़ा सा जो है आप शॉर्ट में लिखिए। अभी इसमें निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। संक्षिप्त में यानी छोटे में ही उत्तर लिखना है आपको, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपका थोड़ा सा आपको वीडियो को आपके सामने रहेगा, उसको रोक करके भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ से है, यानी अ। तो निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो। इसमें अ दिया गया है, प्रश्न अ में क्या दिया है, पानी के अंदर प्लास्टिक का टुकड़ा, यानी पानी के अंदर आपकी पुस्तक में लिखा गया है, पानी के अंदर प्लास्टिक का टुकड़ा डालने पर वह पानी में डूबेगा या पानी के पृष्ठभाग पर आएगा, कारण लिखो। तो यही बातें यहाँ पर भी है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो प्लास्टिक के किसी ठोस टुकड़े को पानी के अंदर ले जाकर छोड़ दे तो वह डूब जाएगा या तैरेगा, कारण लिखो। बात जो है वही है, आपको ये आप प्रश्न किताब से लिखें, उत्तर यहाँ से लिखें। इसका कारण क्या है, उत्तर में प्लास्टिक का ठोस टुकड़ा पानी की सतह पर आ जाएगा, यह जो है उत्तर होगा। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि प्लास्टिक का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब प्लास्टिक का टुकड़ा पानी के पृष्ठभाग पर तैरता है तब उस पर क्रियाशील असंतुलित बल शून्य हो जाता है। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। कारण में ये आपको नहीं लिखना है, आप इस
प्लास्टिक का ठोस टुकड़ा पानी की सतह पर है आ जाएगा। यहाँ पे र लगा के लिखिए, क्योंकि प्लास्टिक का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब प्लास्टिक का टुकड़ा पानी के पृष्ठ भाग पर यहाँ भी है तैरता है, तब उस पर क्रियाशील असंतुलित बल शून्य हो जाता है। इस तरह से इसका कारण हो जाएगा। उत्तर हो गया जो है प्रश्न नंबर 3 के अ का। इसके बाद जो है आपको आ का उत्तर लिखना है। मालवाहक भारी वाहनों की पट्टियों की संख्या अधिक क्यों होती है? तो इसका उत्तर आपको जो है आगे से लिखना है। थोड़ा सा आप जो है प्रश्न नंबर 3 आपका जो है यहाँ से मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 3 आ में जो है मालवाहक भारी वाहनों की पट्टियों की संख्या अधिक क्यों होती है, या पहियों की संख्या अधिक क्यों होती है? तो यहाँ पर पहियों होना चाहिए था, पट्टियों लिखा है किताब में, तो आप पट्टियों लिख दीजिए। पट्टियों की संख्या अधिक क्यों होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी निश्चित बल द्वारा निर्मित होने वाला दाब बल लगाए गए पृष्ठभाग के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अतः क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, प्रयुक्त बल द्वारा निर्मित दाब उतना ही कम होगा। मालवाहक भारी वाहनों की पहियों की संख्या अधिक होती है, जिससे रोड के संपर्क वाले पहियों के अधिक क्षेत्रफल पर दाब वितरित हो जाता है। अतः पहियों पर दाब कम हो जाता है, जिससे वे फटते नहीं हैं। तो यहाँ पर पहियों शब्द ही लिखना उचित है, क्योंकि जो है ट्रेन गाड़ी में पहिया ही होती है। तो आप यहाँ पे पहिए लिखिए, लेकिन पट्टियों लिखा है पुस्तक में, तो उसको सुधार लीजिए। तो इस तरह से आपका आ हो जाएगा। अगला है हमारे सिर पर हवा का भार लगभग कितना होता है, वह हमें क्यों महसूस नहीं होता है? यानी ई वाला उत्तर आपको देना है। इसमें प्रश्न नंबर 3 का ई करके लिखा गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा आपको रुकना है, लिखते हैं अभी कैसे लिखना है। अभी जो है प्रश्न नंबर 3 में ई जो प्रश्न आपको दिया गया है, वह प्रश्न यहाँ से आपको मिलेगा। हमारे सिर पर हवा का भार लगभग कितना होता है, यह हमें महसूस क्यों नहीं होता है? तो ये जो है यहाँ पर प्रश्न आपका ई करके लिखा हुआ है। ये इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? समुद्र तल पर हवा का दाब लगभग 101 गुणे 10 का घन 3 लिखा है PA होता है। इतना भार हम अपने सिर पर ढोते हैं। हमारे शरीर के छिद्र हवा से भरे होते हैं और धमनी तथा नसें रक्त से भरी होती हैं। तो ये जो है हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हमारे जो है धमनी तथा नसें रक्त से भरी होती हैं। उनके दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित करते हैं, अतः हमें वायुमंडलीय दाब महसूस नहीं होता है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें प्रश्न नंबर 4 ऐसा क्यों घटित होता है, यह जो है लिखना है। तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, ऐसा क्यों घटित होता है। प्रश्न नंबर 4 में ऐसा क्यों घटित होता है, आप पुस्तक से लिख लीजिए ऐसा क्यों घटित होता है। और इसमें अ प्रश्न है अ समुद्र के पानी की अपेक्षा मीठे पानी में जहाज अधिक गहराई तक डूबता है। यह जो है आपकी पुस्तक में प्रश्न दिया गया है। तो समुद्र के जल की अपेक्षा ताजे यानी मीठे पानी में जो है यहाँ पे बात वही है, पानी में जलयान अधिक डूबता है। तो जहाज लिखा है, यहाँ जलयान लिखा है, आप किताब से पुस्तक लिख लीजिए। जलयान यानी जहाज, बात वही है। तो समुद्र के जल की अपेक्षा ताजे यानी मीठे पानी में, इसको हम मीठा पानी कह सकते हैं, यानी नदी का पानी मीठा होता है। जलयान अधिक डूबता है, इसका उत्तर हो जाएगा पहला जो है किसी पिंड पर प्रयुक्त किया गया उत्प्लावक बल द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है, तो जिसमें वह डुबाया जाता
जिसमें वह डुबाया जाता है। दूसरा कारण है ताजे या सामान्य पानी का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। अतः यानी ताजे की जगह आप मीठा लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मीठे पानी, अतः मीठे पानी में किसी पिंड पर प्रयुक्त उत्प्लावक बल समुद्र के बल द्वारा उस पिंड पर प्रयुक्त उत्प्लावक बल की अपेक्षा अधिक होता है। अतः समुद्र के जल की अपेक्षा ताजे की जगह मीठे पानी में जलयान अधिक डूबता है। इस तरह से इसका उत्तर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न, इसमें जो चौथे प्रश्न में आ दिया गया है, धारदार चाकू से फल आसानी से काटे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सब्जी या फलों को धारदार चाकू से काटना आसान होता है। कम धार वाले चाकू ऐसे काम के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। यह किस कारण होता है? इस तरह से आपके सामने ये प्रश्न लिखा है, लेकिन आप इसको अपनी पुस्तक में जो प्रश्न लिखा है वैसा लिखेंगे। धारदार चाकू से फल आसानी से काटे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रश्न लिखिए। उत्तर आपको वही लिखना है, किसी निश्चित बल द्वारा प्रयुक्त दाब बल लगाए गए पृष्ठभाग के क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती होता है। अतः क्षेत्रफल जितना ही कम होगा, प्रयुक्त बल द्वारा उत्पन्न दाब उतना ही अधिक होगा। कम धारदार चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू की धार का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। अतः धारदार चाकू की सहायता से सब्जी या फलों को काटना आसान होता है। जो है इसके लिए आप इस सूत्र भी लिख सकते हैं, दिए गए बल के लिए दाब बराबर 1/, बल लगाए गए पृष्ठभाग का क्षेत्रफल, ये सूत्र भी होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पर देखें तो ये जो है प्रश्न यहाँ पे भी लिखा गया है, धारदार चाकू से फल आसानी से काटे जाते हैं, ऐसा क्यों घटित होता है? आपका दोनों प्रश्न जो है इसका उत्तर यही है। आप यहाँ पर प्रश्न ये दिया गया है, आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। आप अपनी पुस्तक से लिखिए या यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये प्रश्न आपका आ है, ये आप आ में लिखिए और इसका उत्तर यहाँ पर है जो अभी आपने सुना, इसको यहाँ से लिखना है। इस तरह से आप उत्तर इसको लिख दीजिए। अगला है बांध की दीवार, जो ई प्रश्न दिया गया चौथे में, बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है। बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है। बांध जो है जानते हैं आप, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं। यह प्रश्न है आपका, बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है, ऐसा क्यों घटित होता है? यह प्रश्न आपकी पुस्तक में भी है। बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है, ये प्रश्न लिखेंगे, उत्तर यहाँ से लिखेंगे। किसी द्रव का, यानी पहला है किसी द्रव का दाब उस द्रव की गहराई के समानुपाती होता है, इसलिए बांध की दीवार पर उसके तली वाले भाग में पानी का दाब बहुत अधिक होता है। दूसरा कारण है इस प्रचंड दाब के कारण उसकी दीवार धसक न जाए या वह गिर न पड़े, इसके लिए दीवार को ऊपर की अपेक्षा नीचे अधिक चौड़ा और पर्याप्त मजबूत बनाया जाता है। इस तरह से चौथे के ई का उत्तर हो जाएगा, छोटी ई। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 का, बड़ी ई स्थिर बस के अचानक शुरू होने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर फेंके जाते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर आपको इधर मिलेगा, एक मिनट देखते हैं। तो
इसका जो है ये प्रश्न है, किसी खड़ी बस के अचानक गतिशील होने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर ढकेल उठते हैं, स्पष्ट करो ऐसा क्यों होता है। तो ये प्रश्न जो है आपका स्थिर बस के अचानक शुरू होने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर धकेले जाते हैं, इस तरह से इसमें प्रश्न दिया गया है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, बस जब खड़ी होती है, यानी ये आपका चौथे का ई का उत्तर है। यानी स्थिर बस के अचानक शुरू होने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर फेंके जाते हैं, इसका उत्तर यहाँ से लिखना है। पहला है, जब बस खड़ी यानी स्थिर हो तब उसमें बैठे या खड़े यात्रियों तथा बस दोनों स्थिर अवस्था में होते हैं, और जब बस अचानक गतिशील होती है तब यात्रियों के शरीर के निचले भाग जो बस की सीट या फर्श के संपर्क में होते हैं वे बस के साथ ही गतिशील हो जाते हैं, परंतु यात्री के शरीर के ऊपरी भाग जो बस की सीट या संपर्क में नहीं होते हैं वे विरामावस्था के जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही बने रहते हैं। इसलिए यात्री पीछे की ओर धकेल उठते हैं, जब अचानक गाड़ी या बस चलती है तो पीछे की तरफ जो है धकेले जाते हैं। इस तरह से ई का उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 4 यहाँ से पूरा हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे तालिका दी गई है, उसको पूर्ण करना है प्रश्न नंबर 5 में। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ से आपको करना है, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करो। ये जो है आपका प्रश्न नंबर 5 है। पहला है द्रव्यमान केजी, दूसरे कॉलम में है आयतन, आयतन यम का क्यूब है, घनत्व केजी यम का ये भी क्यूब है। ये जो है किताब में दिया गया है ऐसा बना करके, यहाँ पे 350 है, डैश है 175, 190 डैश 4 ऐसा पुस्तक में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इस सूत्र का उपयोग करके हम इसको भरेंगे। तो यह हो जाएगा द्रव्यमान इन केजी 350 है, उसके नीचे में जो है 760 आ जाएगा। घनत्व जो है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ पे द्रव्यमान बटे आयतन इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये उत्तर आएगा ये घनत्व, यानी फिर यहाँ पे घनत्व निकालना है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इस सूत्र का उपयोग करके लिखेंगे। यहाँ पे घनत्व आ जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 350 बटे 175 लिखेंगे द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये आ जाएगा 2। और यहाँ पर जो है आपका 760 आ जाएगा, यहाँ पे 190 है, अब यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे। अब जो है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व आ रहा है, यहाँ घनत्व 4 दिया गया है, ये आयतन है, तो आयतन से इसमें भाग देने पर ये 4 आया हुआ है, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये जो है 760 आ जाएगा। 190 में 4 का गुणा करने पर ये 760 आ जाएगा। इस तरह से आप ये टेबल पूरा कर लेंगे, तो 5वीं का आपका पहला टेबल पूरा हो जाएगा। दूसरा है धातु का घनत्व जो है दिया गया है, पानी का घनत्व दिया गया है, सापेक्ष घनत्व दिया गया है, इसमें खाली जगह है, इसको पूर्ण करना है। तो इसमें जो है सापेक्ष घनत्व बराबर होता है, ये सूत्र आपको लिखना भी है, सापेक्ष घनत्व बराबर होता है धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, इस सूत्र का उपयोग करके इसको भरना है। तो यहाँ पे सापेक्ष घनत्व यहाँ आ रहा है, धातु का घनत्व यहाँ दिया गया है, पानी का घनत्व यहाँ दिया गया है, तो सापेक्ष घनत्व जो ये 5 आएगा, वह जो है धातु
के घनत्व में पानी के घनत्व से भाग देने पर आएगा। तो इसका गुणा करेंगी तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर ये उत्तर आ जाएगा। तब आपका 5 गुणे 3 का घातांक यानी 10 का क्यूब 10 का घन 5 गुणे 10 का घन ये जो है यहाँ पे दिया गया है, इसी को गुणा करके यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह धातु का घनत्व यहाँ पे दिया है 8.5 गुणे इतना इतना, तो ये जो है कैसे आएगा, धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, तो इतना बटे इतना लिखेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 8.5। 8.5 यहाँ पे हल करके निकाल के लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर दिया गया है, यहाँ भरा गया है, इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया है, भार n और क्षेत्रफल जो है आपको दिया गया है m का वर्ग दाब बराबर n ऋण 2, आपकी पुस्तक में दिया गया है। ये जो है ये टेबल दी गई है, इसका जो है कैसे निकालेंगे, यहाँ भार है क्षेत्रफल है, दाब बराबर होता है भार बटे क्षेत्रफल, इस सूत्र का उपयोग करके इसको लिखना है। तो भार कितना होगा, यहाँ जो है दाब निकाला गया है, तो भार बटे क्षेत्रफल बराबर दाब हो रहा है, तो इसको आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे उत्तर आएगा 800, यानी इसमें यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 800, इसको भर देंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भार बराबर भार बटे क्षेत्रफल बराबर दाब, तो इसमें जो है 500 का भाग दे देंगे तो ये 3 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से उत्तर दिया गया है, आप निकाल सकते हैं और इसका सूत्र का उपयोग करके आप इसको जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग किया गया है। इस तरह से आपका 5वां प्रश्न है ये टेबल वाला पूरा हो जाएगा। 6ठे प्रश्न में कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं, 6 और 7 और 8 ये कुछ सवाल दिए गए हैं। इन सवालों को भी कैसे आप हल करेंगे इसको भी देख सकते हैं। ये सवाल जो है आप कैसे हल कर सकते हैं, इसमें उत्तर तो दिया गया है, वही उत्तर आना चाहिए, लेकिन कैसे आया हुआ है इसको भी आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो आपका दिया गया है वह है, किसी धातु का घनत्व 10.8 गुणे 10 का घन kg बटे m का घन है, तो धातु का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करो। उत्तर दिया गया है 10.8 आपकी पुस्तक में। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं, किसी धातु का घनत्व 10.8 गुणे 10 का घन किलोग्राम मीटर kg अपान m का घन यानी किलोग्राम अपान मीटर का घन है, तथा पानी का घनत्व 10 जो है पानी का घनत्व 10 जो है कि 10 का घन किलोग्राम मीटर का घन है, उस धातु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करो। यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नानुसार धातु का घनत्व आप जो है यहाँ पे निकालेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार धातु का घनत्व यानी 10.8 गुणे 10 का घन किलोग्राम बटे मीटर का घन तथा पानी का घनत्व 10 का घन 10 का घातांक यानी 10 का घन किलोग्राम मीटर घन। तो धातु का अपेक्षित घनत्व कितना है, तो इसमें उपयोग करेंगे सूत्र का, पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 10.8 गुणे 10 का घन किलोग्राम मीटर का घन बटे 10 का घन किलोग्राम मीटर का घन। इस तरह से 10.8 आपका उत्तर जो पुस्तक में दिया गया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 6ठा प्रश्न इस तरह से हो जाएगा। 7वां प्रश्न आपका दिया गया है, किसी पिंड का आयतन 20 सेंटीमीटर घन तथा द्रव्यमान 50 जी है 50 ग्राम है, तो पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये ऋणात्मक ऋण 3 लिखा हुआ है घन में हो, तो वह पिंड पानी पर तैरेगा या डूबेगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे संदर्भ के लिए, यानी जो ऊपर आप प्रश्न देखे उसी के आधार पर पिंड पिंड को पी से दिखाया गया है, 50 ग्राम दिया गया है, 50 जी बटे 20 सेंटीमीटर
जो है 20 सेंटीमीटर का घन जो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे 50 ग्राम दिया गया है, इससे डिवाइड करेंगे तो 2.5 ग्राम बटे सेंटीमीटर का घन, इस तरह से उत्तर आ जाएगा। यह पानी के घनत्व से अधिक है अतः पिंड पानी में डूबेगा। इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे। 8वां प्रश्न है इस आपका, किसी 500 ग्राम यानी कि एक 500 ग्राम द्रव्यमान वाले प्लास्टिक, तो आप जो है जिस तरह से प्रश्न है वही चीजें हैं। किसी 500 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को प्लास्टिक के आवरण में बंद किए गए बॉक्स यानी खोखे का आयतन 350 सेंटीमीटर घन है, तो वह पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 घन लिखा हुआ है यहाँ पे। वो तो बॉक्स यानी खोखा पानी पर तैरेगा या डूबेगा। बॉक्स यानी खोखे द्वारा विस्थापित किए गए पानी का द्रव्यमान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप जो है प्रश्न इसको हल करेंगे कैसे, आप यहाँ पे लिखिए P यानी खोखा बराबर 500 ग्राम बटे 350 सेंटीमीटर घन बराबर हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 10/7 ग्राम अपान सेंटीमीटर घन। तो यह पानी के घनत्व से अधिक है, यह पानी के घनत्व से अधिक है अतः खोखा पानी में डूबेगा। तो इस तरह से खोखे द्वारा विस्थापित पानी का आयतन भी खोखे का आयतन होगा यानी 350 सेंटीमीटर घन होगा। यह इसका उत्तर दोनों हो जाएगा। इस तरह से आप उत्तर पूरा लिख सकते हैं, अपनी स्वाध्याय को पूरा कर सकते हैं, इसके द्वारा जो है और अपनी स्वाध्याय को समझ सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।